हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है, और आएगी भी कैसे नहीं। यह देश जब स्वतंत्र था 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने भारत की हॉकी को, भारत के इस राष्ट्रीय खेल को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई थी। यह हमारा सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण हम लोगों ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित किया है। इस सत्र में वहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इस सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बहनों और भाइयों, ऐसे भारत माता के महान सपूत की स्मृति को ध्यान में रखकर अभी हमने यहां पर देखा है, ये मुझे अच्छा लगा कि हमने अपने पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम को देश के अंदर और दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया, अभी उन्हें तो सम्मानित किया ही। नेशनल गेम्स में भी जिन खिलाड़ियों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया था, मेडल प्राप्त किए थे, उन्हें भी सम्मानित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। यहां पर मैंने भी स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज का ये फ्रेंडली हॉकी मैच देखा है, और क्या सचमुच क्या जानदार हॉकी था, क्या जानदार खेल था। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। कितना फास्ट गेम है, कितनी तत्परता का, कितना टीम वर्क है, कितनी ऊर्जा है। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो उत्कृष्टता के तहत एक टीम भावना के साथ अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। और आज वही दृश्य यहां पर हम लोगों को इस विजेंद्र खंड के मोहम्मद सादिक हॉकी स्टेडियम में यह देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, जीवन में समन्वय स्थापित करने और जीवन में उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा होता है। और इसलिए हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए एक हीरो के रूप में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के, और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने भी तय किया
प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। अलग अलग खेलों के लिए उन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित कर सके। अपने पुराने ओलंपियन को कॉमनवेल्थ और एशियाड में, नेशनल गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें कोच के रूप में रख करके नई उभरती हुई प्रतिभा को तराशने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं को लिया जा सके, इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। आज हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, और विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर इसीलिए की जा रही है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जहां खेल विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य कर रहा है, वहीं गांव-गांव में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति के मन में, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, अगर व्यक्ति खेल और खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी भाव होगा। अपने स्वयं के स्वस्थ शरीर को तो स्वस्थ रखेगा ही, तन को तो स्वस्थ रखेगा ही, मन को भी तंदुरुस्त करने में उसे मदद मिलेगी और वह स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर कि प्रदेश सरकार हर वर्ष उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में, जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियाड में, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स में प्रदेश के लिए, देश के लिए मेडल प्राप्त किए हैं या उन खेलों में प्रतिभाग किया है, उन्हें विशिष्ट अवसरों पर सम्मानित करने का कार्य भी होता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियन पैदा किए, जिसमें मेजर ध्यानचंद भी हैं, केडी सिंह बाबू भी हैं, और भी इस प्रकार के हमारे प्रदेश के अंदर मोहम्मद साहिब हैं, रविंद्र पाल हैं, सैयद अली हैं, डॉक्टर आरपी सिंह हैं, सुजीत कुमार हैं, रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खांडेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी आर्या, ये सभी उत्तर प्रदेश के वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में देश में उत्तर प्रदेश से अपने रास्ता प्रारंभ किया और देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। बहनों और भाइयों, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को मेडल दिलाने वाले ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये भारतीय हॉकी के दो अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की देन है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने अन्य अनेक खेलों में लगातार एक नई उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से खिलाड़ी को उपलब्ध करवाती है। ओलंपिक में 10 गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की नगद राशि उपलब्ध करवाती है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ी को उपलब्ध करवाती है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़,
रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को उपलब्ध करवाती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार, सेफ गेम और नेशनल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 लाख, रजत पदक पर 3 लाख, कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए की राशि, सेफ गेम नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक पर, टीम गेम में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50,000 रुपए की राशि देती है। ओलंपिक में प्रतिभाग करने पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को 10 लाख रुपए की, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में 5-5 लाख रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रति माह की सहायता भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाती है। प्रदेश के अंदर उन खिलाड़ियों को जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, विपदाग्रस्त हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को, ऐसे खिलाड़ी को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रतिमाह प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर प्रदेश के प्रतिभावान कुशल खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 2% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की है। अब तक हम वो लोग 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल और विभिन्न विभागों में समाहित कर चुके हैं। और यह भी आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, उत्तर प्रदेश के खेल सचिव श्री सुहास LY ये स्वयं भी ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद जी की पावन जयंती। आज से एक 3 दिवसीय ये कार्यक्रम इस वैजयंत खंड के मोहम्मद साहिब इस स्टेडियम में प्रारंभ हुआ है। बहुत शीघ्र 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच देश भर में सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे। उन आयोजन के साथ विधायक खेलकूद की प्रतियोगिताएं उससे पहले संपन्न करने का कार्य खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग कराने जा रहा है। आज के इस अवसर पर यहां पर जिन ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हें यहां पर सम्मानित किया गया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। नेशनल गेम्स में जिन्होंने प्रदेश के लिए मेडल प्राप्त किए हैं, उन खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। और स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज की इस मैच के अवसर पर जिस बेहतरीन खेल संस्कृति का परिचय यहां के खिलाड़ियों ने किया है, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। स्पोर्ट्स हॉस्टल को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। स्पोर्ट्स कॉलेज अपने प्रदर्शन को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएगा, इस विश्वास के साथ मेरी उन सब के प्रति शुभकामनाएं हैं। और जिन बच्चों ने यहां पर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है, वह भी संस्कृति और कला के क्षेत्र में एक नया उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको, प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है, लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। अब इसमें नए और बड़े रिफॉर्म लाने पर काम चल रहा है। कुछ हफ्ते पहले हमारी संसद ने नए और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड को भी मंजूरी दी है। हमारे रिफॉर्म्स केवल टैक्स प्रणाली तक सीमित नहीं है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया है। बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। हमने 45,000 कंप्लायंसेस रेशनलाइज किए हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए डीरेगुलेशन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। डिफेंस और स्पेस जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी खोल रहे हैं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है। और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं, एप्रिशिएट भी किया है।
S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। साथियों, अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। चौथा है नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले एक दशक में भारत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारे पोर्ट्स की क्षमता दोगुनी हो गई है। 160 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनी है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है।
लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership. पांचवा है स्किल डेवलपमेंट और पीपल टू पीपल टाइज। भारत का स्किल्ड युवा टैलेंट वैश्विक जरूरतें पूरी करने की क्षमता रखता है। इसका लाभ जापान भी उठा सकता है। आप भारतीय टैलेंट को जापानी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें और मिलकर एक जापान रेडी वर्कफोर्स तैयार करिए। A shared workforce will lead to shared prosperity. साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज स्ट्रेटेजिक एंड स्मार्ट, पावर्ड बाय इकोनॉमिक लॉजिक. We have turned shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability, growth and prosperity. इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री इशिबाजी और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। अरिगातो गोजाइमास। बहुत बहुत धन्यवाद।モディ首相、ありがとうございました。और आप सुन रहे थे आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे जापान। पीएम 15 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। बिहार में राहुल गांधी की आज भी जारी रहेगी वोटर अधिकार यात्रा। बेतिया से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा। हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलेंगे। परिवार में 3 महिलाएं तो भी सभी को मिलेगा लाभ। सरकार ने उम्र इनकम की शर्त लगाई। उत्तराखंड में फिर बादल फटा। रुद्रप्रयाग और चमोली में आया सैलाब। बद्रीनाथ हाईवे बंद, कई लोग लापता। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 से रद्द की आदेश। जो सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई बने उन्हें पुरानी जॉब वापस मिलेगी। पंजाब में बाढ़, 30 अगस्त तक स्कूल बंद। जम्मू में फंसे 3000 टूरिस्ट निकाले गए। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे हैं। भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया है। स्वागत में दिखा भारतीय संस्कृति की झलक और कलाकारों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर पीएम का स्वागत किया है। भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंजा टोक्यो। होटल पहुंचने पर हुआ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। जापान में होने वाले शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
दिल्ली से खबर है, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा आज भी जारी। बेतिया से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा। बेतिया, गोपालगंज, सिवान में वोटर अधिकार यात्रा। सिवान होते हुए सारण में रात्रि विश्राम करेगी यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा में कई बड़े नेता होंगे शामिल। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट दोपहर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नाटक के सीएम यात्रा में हो सकते हैं शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के सीएम यात्रा में हो सकते हैं शामिल। सिवान होते हुए सारण में रात्रि विश्राम करेगी यात्रा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर है, जहां पर पुलिस की पकड़ से दूर पिता का हत्यारा बेटा। हिस्ट्री शीटर बेटे ने पिता को उतारा था मौत के घाट। हिस्ट्री शीटर अजीत ने उतारा था मौत के घाट। तमंचे से गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। 8 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्तारी से दूर है आरोपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हिस्ट्री शीटर अजीत ने उतारा था मौत के घाट। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तमंचे से गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगले बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं हरदोई से। खबर है, जहां पर परिवहन कार्यालय में सिगरेट पीते दिखे आरआई उमेश कटियार। वायरल वीडियो ने विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल। सरकारी नियमों की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां। परिवहन कार्यालय बना सिगरेट पीने का अड्डा। पहले भी फिटनेस जांच के दौरान वायरल वीडियो। फिर से सुर्खियों में आरआई उमेश कटियार। विभागीय कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। जांच की मांग तेज हुई। जनता में नाराजगी। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहले भी फिटनेस जांच के दौरान वायरल हुआ वीडियो।
अगली बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर मनवीन हत्याकांड पुलिस के लिए चुनौती बना। दर्जनों सीसीटीवी खंगालने के बाद भी हाथ खाली हैं। जंगल में निर्मम तरीके से मनवीर की हत्या, जमीन के विवाद में हत्या की आशंका, नजदीक के व्यक्तियों पर घूम रही हत्याकांड की सुई। थाना हापुड़ देहात के गांव ततारपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत खंड के आर्यावर्त देश के उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ की राजधानी में आवास विकास परिषद की भूमि अवध विहार योजना में आज ये पावन शिलान्यास पावन नक्षत्र में किया गया है। और मैं चाहूँगा कि शिलान्यास की इस कड़ी को एक कदम आगे ले चलें। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और श्री राज प्रताप सिंह सर से कि कृपया शिलापट्ट का अनावरण करने कष्ट करें। कृपया जो करतल ध्वनि से इस कार्यक्रम के इस चरण का स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि से स्वागत करें। शिला पट्टिका का अनावरण हो चुका है और आइए इस कार्यक्रम की कुछ अन्य औपचारिकताएं भी साथ में हम पूरी कर लें। हमारे बीच माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके दिशा निर्देशन में आज के इस कार्यक्रम, जिसकी परिणति राज्य निर्वाचन आयोग के भवन के रूप में भविष्य में होने वाली है, मैं चाहूँगा कि माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय कृपया इस डैश पर आएँ और इस कार्यक्रम के बारे में, इस भवन के बारे में हमारे अतिथियों का स्वागत करते हुए अपना संबोधन दें। श्री राज प्रताप सिंह जी। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी,
माननीय पंचायती राज मंत्री जी, उपस्थित अतिथिगण, साथी अधिकारीगण एवं मीडिया, आज का दिन राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अत्यंत ही ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। राज्य सरकार ने हमारे लिए एक स्वतंत्र कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है एवं इसके लिए भूमि और भवन दोनों को मिलाकर लगभग 50 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की जा रही है। आज इस भवन का शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से हो रहा है और माननीय पंचायती राज मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में मैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर आपको बताते हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर मिला भाजपा नेता का शव। 8 टुकड़ों में कटा मिला भाजपा नेता का शव। पुलिस ने किया दाह संस्कार, बाद में पहचान। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चित्रकूट के जंगलों में लावारिस मिली भाजपा नेता की कार, मोबाइल स्विच ऑफ। 2 साथी भी लापता। नेता की पत्नी ने दर्ज कराया अपहरण का मुकदमा। नवाबगंज थाने में दर्ज हुआ मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने किया दाह संस्कार, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। मेरठ से खबर है, छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। विरोध पर दी गई अपहरण और जान से मारने की धमकी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 6 माह से स्कूल आते जाते परेशान कर रहा था आरोपी। पहले भी कर चुका है अपहरण का प्रयास। पुलिस ने स्वजनों की शिकायत पर दर्ज किया मुकदमा। दोस्तों के साथ मिलकर की खींचतान की घटना। छात्रा की सुरक्षा पर उठे सवाल। इलाके में आक्रोश। थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने शुरू की जांच प्रक्रिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कासगंज में पुलिस के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी पंकज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 जुलाई को दुकानदार पर की थी फायरिंग। अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पटियाली और सिकंदरपुर वैश्य पुलिस की कार्रवाई। मझोला गांव निवासी है गिरफ्तार इनामी बदमाश। आम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस की गोली से घायल हुआ।
मिर्जापुर से खबर है, मंदिर में मुकुट चुराते चोर का वीडियो वायरल हुआ। दुर्गा मंदिर में मुकुट चुराते चोर का वीडियो हुआ वायरल। चोरी करते पूरी घटना मंदिर के सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरों ने पहले मां का आशीर्वाद लिया, फिर घटना को अंजाम दिया। चनार थाना क्षेत्र रेपुरिया गांव में मां दुर्गा मंदिर का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सीतापुर गौशाला के पास मरा घायल बुजुर्ग। जानवर के हमले से गर्दन और हाथ में चोट। ग्रामीणों ने वन कर्मियों को बनाया बंधक। माओली के चंद्रा गांव में गौशाला के पास मरा बुजुर्ग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायल बुजुर्ग की गर्दन और हाथ में गहरे घाव के निशान। मौके पर पहुंचे वन विभाग कर्मियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। पुलिस ने हस्तक्षेप कर ग्रामीणों को शांत किया। प्रारंभिक जांच में कुत्ते या जानवर के हमले की आशंका, ये बाघ का हमला नहीं है। डीएफओ नवीन खंडेलवाल की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में बिजली कंट्रोल रूम में आग। दमकल और पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा। 8 वार्डों में भर्ती थे सैकड़ों मरीज। वक्त रहते आग पर पाया गया नियंत्रण। मौके पर पहुंचे पुलिस ने संभाला मोर्चा। आग लगने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां आग लगने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मचने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।